हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर क्या है? हमारा लेक्चर है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, परमाणु की संरचना स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। ये हमारा अध्याय है 11 नंबर का। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में 11 नंबर के में लगभग 6, 7, 8 वीडियोस पहले भी पब्लिश हो चुके हैं, जो कि शायद आपने देख लिए और यदि नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु की संरचना हम यहाँ पढ़ रहे हैं और साथ में परमाणु किस तरह के स्पेक्ट्रम बनाता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7-8 वीडियोस पहले ही जा चुके हैं। अब 3-4 वीडियोस शायद और भी बन जाए। तो परमाणु है ही इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमाणु क्या है, हमने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि परमाणु क्या है, सृष्टि का आधार है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना था। और परमाणु से ही शुरुआत होती है सृष्टि की, कि पहले परमाणु बना होगा, उसके बाद में अन्य जो है पदार्थों की उत्पत्ति हुई होगी। तो ऐसा जो है वैज्ञानिकों का मानना है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम पूरी विस्तृत रूप से आपको ढंग से समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है आपको अच्छे अंकों से आपको पास कराना। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे अंक के साथ पास कराना हमारा ये लक्ष्य है। इसलिए हमारी सारी वीडियोस को आप जरूर देखते रहें। और आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रम पढ़ाया जा रहा है वो हाइड्रोजन का पढ़ाया जा रहा है। किसका पढ़ाया जा रहा है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ाया जा रहा है। और ये ही टॉपिक ऐसा है जो कि 90% से 95% तक इसके एग्जाम में पूछे जाने की चांस होते हैं। इस टॉपिक के सबसे ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। वैसे तो मैं स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। मैंने वहां पर आपको अवशोषण और उत्सर्जन 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम वहां पर आपको बता दिए हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और आपका उत्सर्जन यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम में वहां बता चुका हूं। परंतु उसमें हमने जनरली पढ़ा कि अवशोषण होता क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता कैसा है, वो हमने जनरल पढ़ा। परंतु यहाँ पर हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे। स्पेसिफिक का मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन एक स्पेसिफिक हमने एटम ले लिया, परमाणु ले लिया, उसका हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन एटम की चर्चा भी लगभग परमाणु की जैसे चर्चा यहाँ पे चल रही है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन एटम की भी चर्चा लगभग कई वीडियोस में हमने शायद की होगी आपसे। तो वो ही हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये सबसे सरलतम भी परमाणु वैज्ञानिकों के अनुसार था कि सबसे सरलतम परमाणु है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और एक ही इलेक्ट्रॉन की जो है एक ही इलेक्ट्रॉन यदि गति करेगा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो जो संभावनाएं हैं इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखने की वो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा अच्छी तरह से हम इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देख पाए। ठीक है, हमारे जो विश्व के जो वैज्ञानिक हैं वो अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर पाए, इसलिए इस हाइड्रोजन एटम को लिया गया आपको समझाने के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बामर। आप यहां लिखा देख रहे होंगे बामर। तो बामर ने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखा हाइड्रोजन परमाणु का। और वो कब देखा, कब इस पे अध्ययन कर रहे थे? वे 1885 में कर रहे थे। तो बामर ने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया हाइड्रोजन परमाणु के, और उसका प्रायोगिक अध्ययन किया, पूरा अध्ययन निकाला उन्होंने, और अध्ययन करके बहुत खास चीजें आपके लिए तैयार की। ठीक है, तो वो क्या थी? तो बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र का मतलब होता है कि विजिबल रीजन, जिसको हम देख पाते हैं, जिस विजिबल रीजन को हम देख पाते हैं वो दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में भी स्पेक्ट्रम बनता है। तो उसमें जैसे कि आपने देखा होगा इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष भी तो स्पेक्ट्रम ही है एक प्रकार का। तो उसमें हमें लाल रंग से लेकर के आपके जो आपके जामुनी रंग तक, या फिर आप कह लीजिए वॉयलेट, जिसको हम बोलते हैं वॉयलेट रंग तक, वॉयलेट कलर तक हमें सारे रंग एक साथ दिखाई दे जाते हैं। तो सारे रंग जब हमें दिखाई दे जाते हैं, वॉयलेट को बोलते हैं बैंगनी, बैंगनी रंग तक सारे रंग हमें दिखाई दे जाते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम होता है। और यदि उसे प्रिज्म में से गुजारा जाए श्वेत प्रकाश को, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, तो भी हमें रंग दिखाई दे जाते हैं, तो भी हमें स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाता है।
तो उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश होते हैं, जिसमें लाल रंग से लेकर के आपके बैंगनी रंग तक के उसमें स्पेक्ट्रम शामिल होते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि वो क्षेत्र जो होता है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि हम उनको देख पाते हैं, उनको हम देख पाते हैं। तो वो दृश्य प्रकाश जो होगा, जो रेड कलर से लेकर के बैंगनी रंग यानी कि वॉयलेट रंग तक के तरंगदैर्घ्य हम देख पाते हैं। तो ये लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 8000 के आसपास, और इसकी जो होती है लगभग 4000 के आसपास होती है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक का जो क्षेत्र कहा जाता है वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र क्या कहा जाता है? दृश्य प्रकाश क्षेत्र। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र कहलाया जाता है, इसको हम देख पाते हैं। तो बामर ने भी वैसा ही किया। तो बामर ने क्या कहा कि बामर ने दृश्य प्रकाश क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कुछ चमकीली रेखाओं को काली पृष्ठभूमि में देखा। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में का मतलब क्या है कि उन्होंने 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक की क्या देखी? उन्होंने रेखाओं को देखा। और रेखाओं कहाँ देखा? काली पृष्ठभूमि में दृश्य प्रकाश क्षेत्र में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन परमाणु को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देखा। तो वो क्या थी? उन रेखाओं को ये नाम दिया गया। कुछ रेखाओं का H अल्फा रेखा बोल दिया, कुछ रेखाओं का H बीटा रेखा बोल दिया, कुछ रेखाओं का H गामा बोल दिया। H से मतलब हाइड्रोजन से है, और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये रेखाओं के नाम हैं। हाइड्रोजन परमाणु की अल्फा रेखाएं, हाइड्रोजन परमाणु की बीटा रेखाएं, हाइड्रोजन परमाणु की गामा रेखाएं और हाइड्रोजन परमाणु की डेल्टा रेखाएं, और इसके बाद भी नाम दिए। नाम देकर ये वाले इनकी तरंगदैर्घ्य, तीव्रता तथा आदि का प्रेक्षण किया गया। तो ये नाम दिए और इनकी तीव्रता और तरंगदैर्घ्य को देखा गया कि इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी है और तीव्रता कितनी है, ये इन पे देखा गया। ठीक है। वैसे भी जो हम तरंगदैर्घ्य प्रकाश मतलब जो भी तरंगदैर्घ्य हम स्पेक्ट्रम की देख पाते हैं तो वो दृश्य में ही दिखती है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में दिखती हैं। और दृश्य प्रकाश क्षेत्र में यानी कि 8000 एंगस्ट्रॉम से जो बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है उनको हमारी आंखें नहीं देख पाती, और जो 4000 एंगस्ट्रॉम से जो कम की होती हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से जो कम की तरंगदैर्घ्य होंगी उनको भी हमारी आंखें जल्दी से नहीं देख पाती। हमारी आंखें यहाँ से यहाँ तक ही देख पाती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो इसमें कहा गया कि इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जैसे जैसे इनकी तरंगदैर्घ्य घटती जाती है वैसे वैसे इनके बीच की दूरी भी घटती जाती है, वो भी नियमित रूप से दूरी भी घटती जाती है, और साथ ही इनकी तीव्रता भी घटती जाती है। इसे चित्र से समझो। तो चित्र में क्या दिया हुआ है? चित्र में जो दिया हुआ है उसमें एक मोटी रेखा, एक उससे पतली रेखा, एक उससे पतली रेखा, एक उससे पतली रेखा, और आगे भी पतली पतली रेखाएं। अब आप एक चीज को ध्यान दो, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, इन दो के बीच की दूरी कम हो गई, इन दो के बीच की दूरी और कम हो गई, इन दो के बीच की दूरी और कम हो गई, और इन सारी रेखाओं के बीच की दूरी भी कम हो गई। तो पहले दूरी ज्यादा थी, अब घट गई, फिर घट गई और घट गई और घटती चली गई। तो इस प्रकार क्या मतलब है जो इन्होंने ये कहा कि इनकी तरंगदैर्घ्य घट रही है। अब ये देखो तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6563 एंगस्ट्रॉम इन वालियों की, जो H अल्फा रेखा है। कौन सी है ये? H अल्फा रेखाओं की तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने क्या कहा? तीव्रता भी घटती है, तीव्रता भी घट जाती है इनकी। तो तीव्रता इसकी ज्यादा है क्योंकि ये मोटी दिखाई दे रही है, इसकी तीव्रता कम है क्योंकि ये इसके मुकाबले कम है, तो इसकी तीव्रता इसके मुकाबले कम होगी। तो तरंगदैर्घ्य घट गई, तो तरंगदैर्घ्य देखो 6563 थी, अब कितनी हो गई? 4861 हो गई, कम हो गई तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य कम होगी तो दूरी भी कम हो जाती है, दूरी भी घट गई, और साथ में इसकी तीव्रता यानी कि मोटाई भी इसकी कम हो गई। तीव्रता से मतलब मोटाई से नहीं है, तीव्रता से मतलब है कि ये मोटी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि तीव्रता ज्यादा है, इसलिए तीव्रता कम है तो हमें पतली दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब आगे की आई तो आगे की जब तरंगदैर्घ्य देखो 4861 से कम हो गई, 4340 हो गई, तो दूरी घट गई, फिर दूरी और घट गई। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जैसे तरंगदैर्घ्य घटती जाती है वैसे वैसे दूरी भी घटती जाती है और तीव्रता भी घटती जाती है। तो ये इन्होंने इस पॉइंट में कहा। इन सारी रेखाओं को स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताया गया। जो H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा रेखाएं थी इनको स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताया गया और इनको बामर श्रेणी का नाम दिया गया। क्या दिया गया? बामर श्रेणी बोला गया। क्या बोला गया? बामर श्रेणी।
तो ये बामर श्रेणी की रेखाएं इन्होंने बताई। जो एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा वाली रेखाएं थी, इनको इन्होंने क्या कहा भाई, बामर वैज्ञानिक इसको सर्च कर रहे हैं, सब इसके बारे में देख रहे हैं, तो ये अपने नाम पर ही इनका नाम जो है रखा गया, यानी बामर के नाम पे ही इनका नाम रखा गया, बामर श्रेणी। तो सिंपल है। इसके बाद क्या हुआ कि इनकी तरंग दैर्घ्य की बात आई। तो तरंग दैर्घ्य में पहले से तरंग दैर्घ्य के बारे में बात की जा चुकी थी। क्या बात की जा चुकी थी कि 1/λ जो होता है आर 1/n1 स्क्वायर, यहाँ क्या देखा था पहले आपने, n1 स्क्वायर देखा था, जो कि आप यहाँ चित्र में भी यहाँ भी देख लो। तो 1/λ बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर n1 इन्होंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो बामर की श्रेणी कहाँ होंगी, जब n बराबर 2 होगा, यानी कि ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, दूसरा ऊर्जा स्तर होगा, यानी कि n बराबर 1 से ऊपर जो ऊर्जा स्तर होगा वो ये स्तर इन्होंने यहाँ पर ले लिया। तो बामर की रेखाएं कहाँ दिखाई दी, जब n बराबर 2 स्तर के अंदर बामर की रेखाएं दिखाई देती हैं। वो आज आपको हम चित्र बनाकर पूरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का वो बाकायदा आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो दिखाएंगे आपको, बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाएगा कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे उसको, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आज के लेक्चर को मिस ना करें, थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखें ना झपकाएं, आंखों को बड़ी कर लें, क्योंकि आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने n1 बराबर 2 रख लिया, तो 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई। और यहाँ n2 की जगह क्या मान रखे जाएंगे, 3, 4, 5 आगे के मान हम रखकर रेखाओं की तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे, ठीक है। n बराबर 3 रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो यानी कि अगली रेखाओं की तरंग दैर्घ्य हमें प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर r क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान ये होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है इस वाले में, n2 बराबर जब 3 रखोगे, n2 बराबर जब 3 रखोगे आप यहाँ पर, तो आपको h अल्फा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, h अल्फा वाली मिल जाएंगी रेखाएं। और जब आप h बीटा निकालना चाहोगे तो आपको 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पे n2 की जगह 4 रख दो, तो h बीटा वाली रेखाएं मिल जाएंगी आपको, यानी h बीटा वाली तरंग दैर्घ्य आपको मिल जाएंगी। और जब आप 5 रख दोगे तो h गामा मिल जाएगी, और जब 6 रख दोगे तो h डेल्टा मिल जाएगी। और इसी प्रकार से जब आप आगे रखोगे तो आपको ये वाली भी मिल जाएगी, h इनफाइनाइट वाली, ठीक है। तो ये रेखाओं की तरंग दैर्घ्य हमें प्राप्त हो जाती है, जो कि प्रयोग से प्राप्त मानों के अत्यधिक निकट होने के कारण स्वीकार्य थी। यानी कि जो रेखाएं देखी गई, जो रेखाएं स्पेक्ट्रम में देखी गई अपने हमारी आंखों के द्वारा, यानी बामर की आंखों के द्वारा जो देखी गई, वही रेखाएं यदि हम यहाँ रखकर निकालें सूत्र के अंदर, तो उन्हीं रेखाओं की तरंग दैर्घ्य समान रूप से प्राप्त होती है। इसलिए इन्हें इन सारे जो इन्होंने पूरा इसका बारे में बताया वो स्वीकार कर लिया गया। यानी ये इनका क्या किया गया कि बामर की रेखाएं एक्सेप्टेड हैं, स्वीकार्य हैं, क्योंकि जो ये लैम्डा देता है तरंग दैर्घ्य निकालकर, वही लैम्डा वाली तरंग दैर्घ्य हमें, वही तरंग दैर्घ्य वाली जो रेखाएं हैं वो हमें दिखाई देती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। आई बात समझ में, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बात आती है अगले पॉइंट की, उसमें क्या गया कि बामर श्रेणी की जो प्रारंभिक रेखाएं हैं स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई गई, और 4000 से कम तरंग दैर्घ्य वाली रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में पाई गई। यानी कि जो 4000 से 8000 के एंगस्ट्रॉम के बीच में थी वो तो दृश्य क्षेत्र में पाई गई। वो कह रहा है कि प्रारंभिक रेखाएं, यानी कि ये प्रारंभिक रेखाएं होगी, दृश्य क्षेत्र में पाई गई। और जो इससे कम वाली होंगी, जो इससे कम वाली होंगी 4000 से कम वाली, वो कहाँ पाई गई, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई गई, उनका वहां का हिस्सा बनी, अल्ट्रावायलेट रीजन का ये हिस्सा बनी। अच्छा, जब हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को देखा गया, देखो एक चीज ध्यान करना, यहां दृश्य क्षेत्र की बात चल रही है, और यहां क्या आ गया, ये क्या आ गया, अदृश्य क्षेत्र। यानी कि कुछ रेखाएं ऐसी भी थी जो अदृश्य क्षेत्र में थी। अदृश्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, सामान्य रूप से नहीं देख पाती। हो सकता है माइक्रोस्कोप के साथ देखी गई हो, या किसी और प्रकार के जो है उपकरण के साथ देखी गई हो। तो वो जो रेखाएं होंगी जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, वो रेखाएं अदृश्य क्षेत्र में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, अदृश्य क्षेत्र में। तो बामर की रेखाएं कहाँ मिली, दृश्य क्षेत्र में। और जो बाकी और जो रेखाएं मिलेंगी, जैसे कि किस किस की रेखाएं मिलेंगी, रेखाएं मिलेंगी आपको
लाइमन की, पाश्चन की, ये भी वैज्ञानिक है। लाइमन श्रेणी इन्होंने बनाई, लाइमन श्रेणी इनके नाम पर है, पाश्चन श्रेणी इनके नाम पर है, और ब्रैकेट श्रेणी इनके नाम पर, और फुंड श्रेणी इनके नाम पर है। क्योंकि सभी वैज्ञानिक लगभग साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने नाम पर इन रेखाओं को, जो इनके उनके नाम पर इन रेखाओं को कहा गया। ठीक है, तो इस श्रेणियों की स्पेक्ट्रम में रेखाओं के समूह उपस्थित हैं जिन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप देखो कहाँ देखी गई है, फोटोग्राफिक पर्दे पर देखी गई। कहाँ देखी गई? फोटोग्राफिक पर्दे पर। तो अदृश्य क्षेत्र की कहाँ देखी गई? फोटोग्राफिक पर्दे पर। ठीक है, यानी कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, नंगी आंखों से नहीं देख सकते तो अदृश्य क्षेत्र में कहलाएंगी, और जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उनको दृश्य क्षेत्र में कहा जाएगा। किस कहा जाएगा? दृश्य क्षेत्र में। तो बामर की रेखाएं तो दृश्य क्षेत्र में मिली, परंतु जो बाकी वैज्ञानिकों के नाम पर जो रेखाएं हैं, लाइमन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, वो किसके नाम पर है? वो मतलब वो कहाँ है? वो अदृश्य क्षेत्र में है। ठीक है, अब आती है बात इस सूत्र की। तो सूत्र वैसे तो मैंने शायद पुराने लेक्चर में भी किसी में ये डेवलप करा दिया, आपको समझा दिया, परंतु थोड़ा सा क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो परमाणु में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊष्मा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी यही करता है वो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? N2 कक्षा में चला गया। कहाँ चला गया? N2 कक्षा में चला गया, और फिर N2 से गिरकर वो N1 में आना चाहता है। अब वो कहता है कि मैं तो यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी जब ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा तो वो वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता, वहाँ पर मात्र 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। तो वहाँ से टूटकर कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो इसकी ऊर्जा क्या है? E2, N2 के लिए, और जब ऊर्जा स्तर क्या है? N1 है, तो फिर ऊर्जा कितनी है उसकी? वहाँ पर E1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो अपनी ऊर्जा निकालेगा, कुछ ऊर्जा वो उत्सर्जित होती है विकिरण की, तो वो कितनी होती है? E2 - E1 होती है। तो इसका E2 का मान रख दिया मैंने RSC/N2², E1 का मान रख दिया RSC/N1², और इस प्रकार से जब इसका हम हल करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया? H से H हमने काट दिए यहाँ से। ठीक है, आपको ये मत सोचना कि यहाँ मैंने एक H था, मैंने 2 H कैसे काट दिए एक H से। इक्वल के इधर जो है एक H है, उधर 2 H काटे हैं, वो इसलिए काटे हैं क्योंकि आप दोनों में से कॉमन लोगे, कॉमन लेके काटोगे इसे। ठीक है, तो ये कटता है इस तरह से। तो न्यू बराबर ये आ गया, न्यू को C/λ लिख लिया मैंने, तो C से C भी कट गया, और R मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि ये धनात्मक वाला पद है तो इसे पहले ले लिया 1/N1² ये, और N2² वाला माइनस का है तो उसे बाद में ले लिया। ठीक है, और 1/λ ये आ गया, R 1/N1² - 1/N2², ये सूत्र हमारा। और 1/λ को बोलते हैं न्यू बार। न्यू के ऊपर एक डंडा खींच देते हैं इस प्रकार से, तो न्यू बार बन जाता है, और ये कहलाती है तरंग संख्या। क्या कहलाती है? तरंग संख्या। पहले भी मैं बता चुका हूँ ये चीज पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये तो सूत्र रट जाना चाहिए अब। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसके आगे देखेंगे इसी आज के लेक्चर में कि जो ये लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां जो हैं, जो कि हाइड्रोजन एटम में दिखाई देती हैं, हाइड्रोजन के परमाणु के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं, वो दिखाई कैसी देती हैं, कहाँ दिखाई देती है, तो उसका एक अच्छा सा एक चित्र हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक नाभिक दिखाया गया है, और ये इसकी क्या दिखाई गई? कक्षाएं दिखाई गई। n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6 और n=7। और इसमें 5 प्रकार की श्रेणियां आपको दिखाई गई हैं, जिसमें लाइमन श्रेणी, ये श्रेणी लाइमन है, ये बामर श्रेणी दिखाई हुई है, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट और ये फुंड, और ये नाभिक आपको बीच में दिखाया हुआ है। तो इसका जो एक सरल रूप होता है जिसमें हम इसको समझा सकते हैं, वो क्या है? वो ये है आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि होती क्या क्या है। तो ये आपको कक्षाएं दिखाई दे रही हैं कि n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, n=8, और यदि आप इसके ऊपर भी जाते हो तो n=इनफाइनाइट ये जो है आपकी कक्षा आ जाती है, यानी कि इसके ऊपर भी कक्षा हो सकती है। वो परमाणु की डिपेंड करता है कि परमाणु किस प्रकार का है, तो आगे भी कक्षाएं इसमें हो सकती हैं। तो फिलहाल हमने कहां तक ले ली? लगभग n=8 तक हमने ले रखी है। जो लाइमन श्रेणी होती है,
इसकी जो सबसे पहली श्रेणी होती है वो होती है लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी का जो सूत्र होता है उस सूत्र में हम यहाँ पर n1 की जगह आपको पता होगा, जब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में क्या आता है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो जो ये n1 होता है वो 1 रख लिया जाता है। n1 क्या रख लिया जाता है, 1 रख लिया जाता है। 1 क्यों रखा जाता है, 1 इसलिए रखा जाता है कि लाइमन की जो श्रेणी होती है वो हमें पहली कक्षा में प्राप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है, n बराबर 1 कक्षा में प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर n1 बराबर 1 रख लिया जाता है। जो हमारा सूत्र है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, तो जो n1 है इसमें 1 रख लिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें जितनी भी लाइंस पहली कक्षा में प्राप्त होती हैं, यानी कि n बराबर 1 में प्राप्त होती हैं, वो हमारी सारी लाइमन श्रेणी में आती है। किस में आती है, लाइमन श्रेणी में वे सब आती हैं। और लाइमन श्रेणी में जो तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त होती हैं, जो हमें जो है लाइंस प्राप्त होती हैं, हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं, वो किसी भी अन्य ऊर्जा स्तर से हमारे पास आ सकती हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये लाइंस ऐसे आती क्यों हैं। आती इसलिए हैं कि आप ये मान लो कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो मान लीजिए कि वो जो है n बराबर 8 में पहुंच गया। तो ये क्या है, n बराबर 8 है और ये क्या है, n बराबर 7 है। तो मैंने मान लिया कि n बराबर 8 में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब वो वहां कुछ समय तक ही रहेगा। तो कुछ समय तक रहेगा तो वो कहां पर आएगा, वो जो नीचे के ऊर्जा स्तर हैं वो उनमें कूदेगा, यानी कि नीचे की जो कक्षाएं हैं वो उनमें कूद जाएगा। तो कूदते समय वो क्या करेगा, वो जो है अपनी ऊर्जा को विकृत करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा वो निकालेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित विकिरण में क्या होता है, फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो उस फोटोन की एक तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। जो वो विकृत करेगा उसकी एक लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी स्पेक्ट्रम में। तो वो लाइन, अब ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि वो किस कक्षा में कूदेगा। यदि वो कक्षा में कूदता है इस वाली में n बराबर 2 में, इलेक्ट्रॉन यदि यहां से n बराबर 8 से वो कूदता है इस वाले n बराबर 2 में, तो हमें बामर श्रेणी में मिलेगी। वो किस में मिलेगी, बामर श्रेणी में मिलेगी वो रेखा। यदि वो n बराबर 8 से कूदता है n बराबर 3 में, तो पाश्चन श्रेणी में हमें रेखा मिलेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन कूदता है n बराबर 8 से जो आपकी n बराबर 4 में, तो ब्रैकेट श्रेणी मिलेगी। और यदि वो n बराबर 8 से आपका कूदता है n बराबर 5 में, फुंड श्रेणी में वो रेखा हमें मिलेगी। जो वो फोटोन विकृत करेगा, फोटोन उत्सर्जित करेगा, उसकी वजह से जो एक रेखा हमें स्पेक्ट्रम में मिलेगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो एक रेखा कहाँ मिलेगी, वो निर्भर करता है कि वो किस कक्षा में कूदता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कूदता है। अब मान लिया कि वो पहली कक्षा में कूद जाता है 8वीं कक्षा से, तो पहली कक्षा में जब वो कूद जाएगा तो वहां कौन सी श्रेणी है, यहाँ पर ये लाइमन श्रेणी कही जाएंगी। कहाँ कही जाएंगी, लाइमन श्रेणी, जब वो कूद जाएगा पहली कक्षा में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूदा, 8वीं कक्षा से पहली कक्षा में कूद गया, 7वीं कक्षा से भी पहली में कूद गया, 6 से भी पहली कक्षा में कूद गया, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी और 2 से भी। तो जब ये कूदता है कहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, यानी कि भाई एक परमाणु के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा लेगा नहीं। यदि बाहर से आप परमाणु को ऊर्जा दोगे तो उसका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं करेगा, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और वो ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चले जाएंगे, वो उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाएंगे। कोई n बराबर 5 में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई n बराबर 4 में पहुंच जाएगा, कोई n बराबर 3 में पहुंच जाएगा, कोई n बराबर 2 में पहुंच जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि n बराबर 2 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं, n बराबर 5 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं, n बराबर 4 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं, और n बराबर 6, 7, 8, 9, 10 में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं। तो वो जब वो वहां पहुंच जाएंगे तो वो नीचे कूदेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नीचे जब कूदेंगे तो हमें श्रेणियां प्राप्त होंगी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। इस प्रकार से हमें श्रेणियां प्राप्त हो जाएंगी। अब समझते हैं इनके सूत्र के हिसाब से कि किस प्रकार से कितनी तरंगदैर्घ्य हमें प्रत्येक श्रेणी में मिलेगी। तो जैसे कि लाइमन श्रेणी की बात करते हैं, तो श्रेणी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पे आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पहली में कूदना चाहिए, पहली कक्षा में, यानी कि n बराबर 1 में कूदना चाहिए। तो 1 यहाँ पर हम पहले से रख के चलते हैं। तो 1 बटे लैम्डा बराबर r, 1 बटे 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 का स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रॉन कूद कहाँ से रहा है, अब वो n2 से कूद रहा है,
और 1 में कूद रहा है तो n2 क्या होगा, या तो दूसरी कक्षा होगी या तीसरी कक्षा होगी या चौथी होगी या पांचवी होगी, छठी होगी, सातवीं होगी। तो इसके ऊपर की कक्षा होंगी तो n2 का मान क्या रखते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8। और जब ये मान रखते हैं हम n बराबर 2 रखेंगे और या फिर n बराबर लास्ट की कोई संख्या रखेंगे तो हमें एक सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। ये तरंग दैर्घ्य तो निकाल रहे हैं हम यहां से लैम्डा से, तो तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, यानी कि उस लाइमन श्रेणी की पहली तरंग दैर्घ्य हमें प्राप्त होगी। कौन सी, प्रथम रेखा में प्राप्त होगी। तो प्रथम रेखा कितनी एंगस्ट्रॉम में प्राप्त होती है हमें, 1216 एंगस्ट्रॉम की प्रथम रेखा में प्राप्त होती है। और जो सबसे छोटी रेखा या फिर कह लो कि अंतिम रेखा जो हमें प्राप्त होती है, जो इस श्रेणी की सीमा पर प्राप्त होती है, वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम की होती है। यानी कि इसकी सबसे छोटी रेखा 912 एंगस्ट्रॉम की होगी और सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, 1216 एंगस्ट्रॉम की होगी। और लाइमन श्रेणी जो मिलती है हमें, लाइमन श्रेणी हमें जो पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, कहाँ मिलती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें ये लाइमन श्रेणियां मिलती हैं। कौन सी श्रेणी में, अल्ट्रावायलेट में, क्योंकि ये तरंग दैर्घ्य कहाँ होती हैं, ये अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में ये जो है तरंग दैर्घ्य पाई जाती है। अब बात करते हैं बामर की, और या फिर हम कह लेंगे बात करते हैं n बराबर 2 वाले स्तर की, जिसमें क्या होगा कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन कूदेंगे और n बराबर 2 में आएंगे। कहाँ आएंगे, n बराबर 2 में। तो मान लिया इलेक्ट्रॉन 3 से कूदता है तो n बराबर 2 में आएगा, 4 से कूदता है n बराबर 2 में आएगा, 5 से कूदता है n बराबर 2 में। इस प्रकार से जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं तो वे कहाँ पहुंचेंगे, बामर श्रेणी में पहुंचेंगे। और यहां पर हम जो n1 है उसको 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो जब वो दूसरी कक्षा में कूद रहे हैं, n बराबर 2 में कूद रहे हैं, तो वो हम 2 ले लेते हैं। और कूदेंगे कहां से, वे 2 से ऊपर वाले कक्षाओं से कूदेंगे। तो इसका मतलब 3 से कूदेंगे, 4 से कूदेंगे, 5 से कूदेंगे। तो n2 का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8, उससे आगे भी। तो ये जब मान रखेंगे तो इसमें भी सबसे बड़ी रेखा और सबसे छोटी रेखा में प्राप्त होती है। सबसे बड़ी रेखा प्राप्त होती है और सबसे छोटी रेखा प्राप्त होती है। और बड़ी रेखा जो होती है प्रथम रेखा होती है, और जो सबसे छोटी प्राप्त होती है वो अंतिम रेखा होती है। तो बड़ी जो सबसे प्रथम रेखा प्राप्त होगी, जो सबसे बड़ी होगी इस श्रेणी की, बामर श्रेणी की, वो होती है 6563 एंगस्ट्रॉम की, और ये लाल रंग की होती है। क्या होती है, लाल रंग की होती है। ये 6563 एंगस्ट्रॉम की लाल रंग की होती है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि 8000 एंगस्ट्रॉम जो लाल रंग होता है। तो भैया 8000 एंगस्ट्रॉम तो होता है लाल रंग, परंतु 8000 एंगस्ट्रॉम की जब ये लाल रंग वाली तरंग दैर्घ्य चलती हैं तो ये पूरा एक बैंड बनता है। इस बैंड में 8000 से लेकर के ये 6500 आ सकता है इसके अंदर, यानी कि ये यहाँ कहीं होगी 6563, और इसके आगे भी इसमें हो सकती हैं। तो 6563 भी लाल के अंदर ही है। तो 8000 में तो है, परंतु 8000 से जब कम पे तरंग दैर्घ्य पे जाओगे तो इनमें भी लाल होती हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 6500 जो है 6563 किसी और क्षेत्र में पैदा होगी, ये लाल के अंदर ही होगी। इसके बाद में दूसरी तरंग दैर्घ्य आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बामर श्रेणी हमने पढ़ ली। इसके अलावा अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, बामर श्रेणी कहाँ मिलती है हमें। बामर श्रेणी बताई थी मैंने, दृश्य क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, दृश्य क्षेत्र में, यानी कि ये वो लाइंस हैं जो कि सामान्य आंखों से, नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब बात आती है n बराबर 3 की। तो n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो कौन सी श्रेणी में प्राप्त होगी, कौन सी रेखाएं में प्राप्त होंगी तरंग दैर्घ्य की, वो होंगी पाश्चन श्रेणी में प्राप्त होंगी। तो पाश्चन श्रेणी के लिए जब n बराबर 3 में आ रहा है तो पहले ही हम n बराबर 3 रख देंगे, और n2 की जगह जब वो 3 में आ रहा है तो कहां से आ रहा होगा, चौथी कक्षा से आ रहा होगा, 5वीं से आ रहा होगा, 6ठी से आ रहा होगा, 7वीं से, 8वीं से, 9वीं से। तो इससे ऊपर की कक्षाओं से आ रहा होगा। तो 4 5 6 7 8 हम यहाँ पर रख देते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य में प्राप्त होती है वो होती है 18752 एंगस्ट्रॉम की प्राप्त होती है। यानी कितनी बड़ी तरंग दैर्घ्य, 18752 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। और ये प्रथम रेखा होती है इसकी। और जो सबसे छोटी रेखा पाश्चन श्रेणी की हमें प्राप्त होती है वो होती है 8204 एंगस्ट्रॉम की, और ये अंतिम रेखा होती है पाश्चन श्रेणी की जो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अंतिम रेखा आप निकालोगे तो 4 रख के निकलेगी, और बड़ी रेखा जो निकलेगी वो आगे की संख्याओं से निकलेगी, जो जैसे कि 6 7 8 में से किसी एक किसी संख्या से निकलेगी। तो वो कितनी होगी, वो इतनी होगी। जब हम रिडबर्ग नियतांक का मान r का मान यहाँ रख देंगे 1.097 10 की पावर 7 मीटर की पावर -1, जब हम उस मान को रख देंगे और n बराबर 3 रख देंगे, 4 रख देंगे यहाँ पर, तो 4 रखने के बाद हमें ये वाली रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसे सोल्व करके भी देखोगे तो आपको ये रेखा मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं बात ब्रैकेट श्रेणी पर। ब्रैकेट श्रेणी हमारी क्या होती है? तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट श्रेणी देखते हैं। तो n बराबर 4 में ये हमें प्राप्त होती है, यानी कि n बराबर 4 में जो भी इलेक्ट्रॉन कूद कर आएंगे उनके द्वारा हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी। और इसी श्रेणी के अंदर हमें जो तरंगदैर्घ्य प्राप्त होंगी वो किस में प्राप्त होंगी? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होंगी। कहाँ होंगी? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होंगी। और इसी प्रकार से पाश्चन श्रेणी भी हमें मिली थी। पाश्चन श्रेणी भी कहाँ मिली थी? अवरक्त क्षेत्र में हमें मिली थी। तो ब्रैकेट श्रेणी क्योंकि n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन आएगा तभी प्राप्त होंगी, तो n बराबर पहले हमने 4 रख दिया, तो 1 बराबर n2 स्क्वायर। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से आएगा? 5, 6, 7, 8 से आएगा। तो इस प्रकार से ऊपर के स्तरों से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हमने n2 करके निकाल सकते हैं रखकर, ठीक है, मान रखकर निकाल सकते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी रेखा आती है, प्राप्त होती है, सबसे बड़ी रेखा का मतलब सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली रेखा जो प्राप्त होती है वो होती है 40,515 एंगस्ट्रॉम की। और इस श्रेणी की प्रथम रेखा वो होती है, और जो अंतिम रेखा होती है श्रेणी की वो होती है 14,585 एंगस्ट्रॉम की रेखा वो होती है। इसी प्रकार जब हम फुंड श्रेणी की बात करते हैं तो फुंड श्रेणी भी हमें कहाँ मिलती है? अवरक्त क्षेत्र में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? अवरक्त क्षेत्र में ही मिलती है। तो अवरक्त क्षेत्र में जब ये मिलेगी तो हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, क्योंकि ये श्रेणी कहाँ प्राप्त होगी? हमें n बराबर 5 में प्राप्त होगी। तो हमने 5 रख दिया। n2 बराबर क्या रखेंगे? फिर 5 से ऊपर की संख्या रखेंगे, यानी कि 6, 7, 8 करके रखेंगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी श्रेणी हमें, सबसे बड़ी जो रेखा प्राप्त होगी इस श्रेणी की वो होगी 74,584 एंगस्ट्रॉम। आप देखो कितनी बड़ी तरंगदैर्घ्य है ये, 74,584 एंगस्ट्रॉम की प्रथम रेखा प्राप्त होगी, यानी सबसे बड़ी रेखा इसकी प्राप्त होगी। और जो सबसे छोटी रेखा इसकी होगी वो होगी 22,789 एंगस्ट्रॉम की हमें प्राप्त होगी। जो ये हमारा स्पेक्ट्रम समझा है हमने, वही सेम स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है जब हम पर्दे पर, फोटोग्राफिक पर्दे पर जब हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को, तो हमें ऐसा दिखाई देता है। इसको सरल रूप में यहाँ समझाने के लिए हमने आपके सामने बनाया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये नाभिक है, तो n बराबर 1 में जो आ रही है ये n बराबर 1 है आपका। तो n बराबर 1 में जो रेखाएं आ रही हैं वो किस में है? लाइमन श्रेणी में है। जो n बराबर 2 में आ रही है वो वार्मर श्रेणी में है। n बराबर जो 3 में आ रही है वो पाश्चन श्रेणी में है। n बराबर 4 में जो आ रही है ब्रैकेट श्रेणी में, और जो n बराबर 5 में आ रही है वो फुंड श्रेणी में है। आप ये कहेंगे कि सर ऊपर की रेखाएं नहीं दिखाई हैं, तो ऊपर की रेखा इसलिए नहीं दिखाई हैं क्योंकि केवल इतना ही खोजा गया, इतने के ऊपर ही खोज हुई, और खोज के दौरान जो हमें मिला तो वो हमने आपके सामने यहाँ दिखा दिया। और वैसे भी जब ये ऊपर की श्रेणी बनाई जाएंगी, ऊपर की रेखाएं बनाई जाएंगी, तो वो क्या होती है, जो है बहुत बड़ा एक तरह से डायग्राम बन जाएगा, तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए 5 प्रकार की ही यहाँ पर दिखाई जाती है, और एग्जाम में भी ये 5 प्रकार की के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या करा जाता है? ये 5 प्रकार ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब इनके ऊपर बात आती है कि अंकिक प्रश्नों की। तो अंकिक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो जो इसके ऊपर जो प्रश्न होंगे, इन आज जो हमने आपको पढ़ाया लेक्चर, तो वो प्रश्न हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। एक चीज मैं आपको बताने भूल गया कि जो वार्मर श्रेणी में हमारी जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, इनमें से जो पहली रेखा, ये मान लीजिए पहली रेखा है, तो इसे H अल्फा कहते हैं, ये H बीटा, H गामा, H डेल्टा करके इस तरह से रेखाएं जो होती हैं वो इनमें ही पाई जाती हैं वार्मर श्रेणी में। मैंने बताई थी ना आपको, H अल्फा, H बीटा, H गामा करके जो रेखाएं होती हैं वो वार्मर श्रेणी में ही हमें मिलती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे हम जो हैं अंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करना, और जो ये आज का मैंने पढ़ाया है इसको दोबारा रिवाइंड करके आप जरूर देखना है, क्योंकि दोबारा रिवाइंड करने के बाद आपको ये सारा बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, जो कि एग्जाम तक तो निकलेगा ही नहीं और उसके बाद भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, और वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much. Thank you for watching our videos.